Welcome all the viewers to this lecture series. आज का विषय है बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम सन 1956। इसके बारे में बहुत से श्रोताओं लोगों ने बार बार अनुरोध किया था और संयोग नहीं बन रहा था कि इस कानून पर चर्चा करें, तो आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कि अतिक्रमण से संबंधित है। तो वैधानिक पक्ष पहले जान लेते हैं। ये कानून सबसे पहले 1950 में बना था, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया कानूनी संवैधानिक प्रावधानों को विपरीत रहने के कारण। तो बाद में फिर 1956 में कानून बना और उसका फिर रूल्स भी बना। तो जैसा कि इसका नाम है बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट। पब्लिक लैंड का हिंदी हो गया सार्वजनिक भूमि। तो सार्वजनिक भूमि आम तौर पर किसे कहते हैं? तो जो सार्वजनिक भूमि माने सर्वसाधारण के उपयोग की जो भूमि है या सर्वसाधारण के कब्जा दखल में जो भूमि है उसको सार्वजनिक भूमि कहते हैं। ये तो आम बोलचाल की भाषा में हो गई, लेकिन इस कानून में सार्वजनिक भूमि की परिभाषा दी गई है। इस कानून के पहले तो ये जान लीजिए कि कब से लागू हुआ। ये 1/11/1956 से पूरे बिहार में लागू। दूसरा, परिभाषा के लिए इसमें धारा 2 बना गया, सेक्शन 2 में परिभाषा दिया हुआ है। उसी 2 के सब क्लॉज 3 में पब्लिक लैंड यानी कि सार्वजनिक भूमि की परिभाषा दी गई। तो जब हम बात करेंगे इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण का, अगर कोई मामला होगा, उससे संबंधित विवाद होगा, तो पहले ये देखना होगा कि वो सार्वजनिक भूमि है कि नहीं। ये देखने के लिए धारा 2 के क्लॉज 3 में जो परिभाषा दिया हुआ उसको देखना होगा। उस परिभाषा के अनुसार पब्लिक लैंड का मतलब है कि जो जमीन सरकार की जमीन हो या सरकार के किसी विभाग की जमीन हो या लोकल गवर्नमेंट की ज़मीन हो, म्यूनसिपैलिटी की ज़मीन हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन हो, ये सब ज़मीन जो है पब्लिक लैंड कहलाएगी। इसके अतिरिक्त जो जैसे गैर मजरूआ आम ज़मीन होता है सार्वजनिक, तो सार्वजनिक उपयोग के लिए जैसे कि सड़क है, नहर है, रास्ता है, इस तरह का जो भूमि है वो गैर मजरूआ आम है। गैर मजरूआ का माने तो आप लोग सभी जानते हैं, कई बार बता चुके हैं। मजरूआ का मतलब होता है जिसमें खेती होती हो। कृषि भूमि को मजरूआ कहा जाता है फारसी में। और गैर मजरूआ माने जिसमें कृषि नहीं होता हो, माने कृषि योग्य भूमि नहीं है, उसको गैर मजरूआ बोलते हैं। अगर उसमें वर्ड लग गया गैर मजरूआ आम, तो ऐसी भूमि जिसकी खेती नहीं होती है लेकिन आम जनता के उपयोग की भूमि है, उसको गैर मजरूआ आम बोलते हैं और उसी को शुद्ध हिंदी में सार्वजनिक भूमि कहते हैं। तो अगर ऐसी भूमि है जो या तो सरकार की भूमि है या सरकार के किसी विभाग के द्वारा धारित भूमि है, उस विभाग की भूमि है, या सरकार के किसी स्थानीय निकाय की भूमि है, जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में है तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी भूमि होता है सर्वसाधारण भूमि, तो भी गैर मजरूआ आम भूमि होता है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या म्यूनसिपैलिटी हो, नोटिफाइड एरिया कमेटी हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, ट्रस्ट बोर्ड हो, इस तरह का जितना भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या स्थानीय निकाय जिसको कहते हैं, वो सब की जो ज़मीनें हैं वो सब सार्वजनिक भूमि के परिभाषा में दिया गया है। तो ऐसी भूमि जब भी कोई होगा, वाद विवाद होगा, इस धारा के अंतर्गत देखना होगा कि वो सार्वजनिक भूमि है कि नहीं। अब किसी की रहती भूमि है, प्राइवेट लैंड है, उस पर अगर कोई अतिक्रमण होता है तो उसका निराकरण इस अधिनियम में नहीं होगा। उसके लिए अलग कानून से अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसका अगर कोई प्राइवेट, किसी व्यक्ति का प्राइवेट ज़मीन है, उसका कोई दूसरा व्यक्ति अतिक्रमण कर लेता है या प्राइवेट ज़मीन का सरकार ही अतिक्रमण कर लेती है, तो सरकार को हटाने के लिए, सरकार अगर करती है तो सरकार को हटाने के लिए
रिट केस हाई कोर्ट में हो सकता है या सिविल कोर्ट में केस हो सकता है। लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति का कोई प्राइवेट जमीन है, वो जिसको कि खेती की जमीन भी हो सकती है, और जो खेती की जमीन नहीं है, जैसे मकान है, दुकान है, या और भी कोई उपयोग का चीज़ है, गांव में है तो खलिहान है, या और भी कुछ उपयोग की चीज़ है, गौशाला है, इस तरह का उसका अगर कोई अतिक्रमण कर लेता है तो उसको हटाने के लिए सिर्फ सिविल कोर्ट में टाइटल मुकदमा होगा, स्वतः बाद दायर होगा। अगर सरकार भी किसी का कर देता है प्राइवेट लैंड का अतिक्रमण किसी भी प्रकार से, जायज या नाजायज तरीके से, तो जो भी अतिक्रमण अगर कानूनी प्रक्रिया के प्रावधान के आधार हुआ है तो फिर जिस कानून के अंतर्गत हुआ हो, जैसे मान लिए कि भू अर्जन की प्रक्रिया अपना के सरकार किसी जमीन को अपने कब्जा में लेती है, तो इलीगल नहीं होगा, इंक्रोचमेंट नहीं होगा। तो भू अर्जन के कानून के तहत जो कानून है उसके तहत उसको नोटिस देना है और उसका मुआवजा निर्धारित करना है, और मुआवजा निर्धारित करने के बाद अवार्ड बनाना है, अवार्ड बनाने के बाद रुपया देना है, तब कब्जा करना है। लेकिन कुछ ऐसा कानून में प्रावधान बनाया गया है कि अगर बहुत ज़रूरी काम करना है सरकार को, पब्लिक इंटरेस्ट में, आम जनता के हित में, तो बिना प्रक्रिया अपनाए हुए, बिना पैसा दिए हुए, बिना अवार्ड बनाए हुए, इमरजेंसी को जिसे कहते हैं, आपातकालीन अगर होगा तो ऐसे भी कब्जा सरकार कर दी, तो वो भी एक तरह से वैधानिक ही होगा, वो अवैधानिक नहीं है। तो अगर इलीगल तरीके से सरकार किसी का ज़मीन कब्जा कर लेती है तो प्राइवेट आदमी को अधिकार है सिविल कोर्ट में केस करने का या हाई कोर्ट में रिट करने का, क्योंकि हाई कोर्ट में जो रिट होता है उस सरकार या सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ ही हो सकता है, प्राइवेट आदमी के खिलाफ रिट नहीं होता है। तो ये समझ गए अंतर कि अगर लोक भूमि से संबंधित मामला है, यानी सार्वजनिक भूमि से संबंधित मामला है, जैसा कि डिफिनेशन में परिभाषा में दिया हुआ है पब्लिक लैंड के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है, तो उसमें ये जो 56 का कानून है, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, इसके अंतर्गत ही उसका निराकरण होगा। अगर इस परिभाषा से बाहर की भूमि है तो देखना होगा कि वो किस वैधानिक प्रक्रिया से सरकार ने उसको अधिकृत किया है, तो उस जो वैधानिक प्रक्रिया उसके तहत उसका निराकरण होगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति ने कर लिया है तो उसके अगेंस्ट में विधिवत मुकदमा सिविल कोर्ट में चलेगा। अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें किसको पावर दिया गया है, इस कानून के अतिक्रमण को हटाने का पावर। तो सबसे पहले तो ये समझे हम लोग कि अतिक्रमण जो होगा वो सार्वजनिक भूमि का होगा, यानी कि पब्लिक लैंड का होगा। अब पब्लिक लैंड किसको कहते हैं हम लोग समझ गए। तो पब्लिक लैंड हो गया, अगर उसका इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाने का कानूनी अधिकार किसको दिया गया, जुरिडिक्शन किसका है, तो वो है कलेक्टर का। कलेक्टर का मतलब जिला का कलेक्टर, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं। अब कलेक्टर के माने अगर लोग नहीं समझते हैं तो कलेक्ट वर्ड से कलेक्टर बना है, इसलिए उसको हिंदी में बोलते हैं समाहर्ता, माने जमा करने वाला। तो कलेक्टर क्या जमा करता है, कलेक्टर का पोस्ट अंग्रेज लोग ने बनाया था, हर जिला में एक अफसर रहता था। तो वो कलेक्टर का काम क्या था, वो जमींदार से और जो रैयत है उससे अपने कर्मचारी द्वारा लगान लेता था, और जमींदार से जो उसका सेस वगैरह जो होता था, टैक्स वगैरह जो होता था, वो सब लेता था। तो वो कलेक्ट करता था। तो उसका चूंकि काम था टैक्स कलेक्ट करना, लगान कलेक्ट करना, सेस कलेक्ट करना, तरह तरह का जो भी उस समय अंग्रेज शासक लोग था वो वसूलता था यहाँ के भारतीय जनता से, चाहे तो रैयत हो, आम जनता हो या जमींदार हो, सबको कुछ न कुछ प्रकार का शुल्क देना पड़ता था अंग्रेज सरकार को। तो वो जो वसूल करने का काम कलेक्टर करता था, तो कलेक्टर खुद नहीं करता था, उसके अधीनस्थ कर्मचारी जो होते थे, स्टाफ होते थे, वो लोग करते थे। उसका बना हुआ है पहले से नियम कानून बना हुआ है। तो वो सबका हेड होता था कलेक्टर, इसीलिए उसको नाम रखा गया कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला। और उसको जब क्रिमिनल पावर दिया गया तो वही कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, वो मजिस्ट्रेट होता है।
तो जिला मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी हिंदी में बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो क्रिमिनल पावर भी उसको दिया गया था। तो अब जब हम बात करते हैं कि कानून में अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ कलेक्टर को पावर दिया हुआ है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो कानून बना उसमें सिर्फ 56 में कलेक्टर को ही पावर दिया गया। तो जब भी लैंड इंक्रोचमेंट का कोई मुकदमा स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट करने का, उसका फैसला करने का, उसका सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ जिला समाहर्ता को दिया गया। लेकिन बाद में चूंकि जिला का जो हेड होता है समाहर्ता, उसके पास जितना भी तरह का काम है सब बहुत उसको व्यस्त रखता है, और उसका लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम का वो हेड होता है। उसके बाद सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन करने के लिए जो वेलफेयर स्टेट है, आम जनता के भलाई के लिए सरकार जो निर्णय लेती है वो सब का कार्यान्वयन करने का भी उसी का उत्तरदायित्व होता है जिला स्तर पर। तो इसलिए उसके पास समय अभाव होता है। तो बाद में सोचा गया कि कलेक्टर के अलावा और भी किसी पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया जाए। तो उसमें जो कलेक्टर का जो परिभाषा दिया गया उसमें बना दिया गया कि कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो देखेगा अतिक्रमण संबंधी बात, और बाद में उसमें जोड़ दिया गया कि वैसा पदाधिकारी जिसको राज्य सरकार अधिकृत कर दे अतिक्रमण संबंधी मामला देखने के लिए या कलेक्टर के तरह काम करने के लिए। और कौन सा काम करे, कलेक्टर को इस कानून में बहुत तरह का काम करने का अधिकार दिया गया, तो वो सब कानून का जो प्रावधान है उसी अनुसार कलेक्टर भी काम करता है। और अगर किसी दूसरे पदाधिकारी को बना दिया गया कलेक्टर तो उसको बोलते हैं कलेक्टर अंडर द एक्ट, यानी कि जो ओरिजिनल एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका जो पावर और शक्ति है काम करने का, अतिक्रमण से संबंधित विवाद का निपटारा करने का या अतिक्रमण हटाने का, उसको वो पदाधिकारी उसी तरह से देखेगा। अगर उसमें खास लिख दिया गया जो गजट नोटिफिकेशन जिससे पावर दिया जाता है, ऑथराइज किया जाता है कि इतना ही काम करेगा, तो जो गजट में लिखा हुआ इतना ही काम करेगा उतना ही तक सीमित रहेगा। अगर उसमें सीधे लिखा हुआ है कि कलेक्टर के तरह काम करेंगे तो सारा काम करेंगे। तो बाद में क्या हुआ कि कलेक्टर के अलावे ही पावर दिया गया एसडीओ को, एसडीओ के बाद दिया गया डीसीएलआर को, उसके बाद पावर दिया गया अंचल अधिकारी को। तो आज के तारीख में एसडीओ जो सब डिवीजन के हेड होते हैं और डीसीएलआर भी सब डिवीजन में ही होते हैं, और एसडीओ के रैंक के अफसर होते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू के हेड होते हैं। पहले एसडीओ जो होता था वो रेवेन्यू संबंधी मैटर का और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर का दोनों का हेड होता था। आज उसका बंटवारा कर दिया गया, डीसीएलआर रेवेन्यू का हेड होगा, एसडीओ और डीसीएलआर का एक ही रैंक होता है, और एसडीओ सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार देखेंगे। तो दोनों को ये अधिकार दिया गया कि अगर पब्लिक लैंड पर इंक्रोचमेंट है तो ये दोनों को वो अधिकार सेम है जो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को है। अब बाद में उसी कड़ी में अंचल अधिकारी को जोड़ा गया। तो आज के तारीख में कलेक्टर अंडर द एक्ट, यानी कि एक्ट के अंदर कलेक्टर का पावर दिया हुआ, कलेक्टर के रूप में अधिकृत किया हुआ पदाधिकारी के कैटेगरी में 3 प्रकार के पदाधिकारी हैं। पहला एसडीओ, दूसरा डीसीएलआर, तीसरा अंचल अधिकारी। ये तीनों भी कलेक्टर हैं, लेकिन वो कलेक्टर से भ्रम नहीं हो इसलिए उसको कहा जाता है कलेक्टर अंडर द एक्ट, माने कानून के अंदर। किस कानून के? सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर के रूप में काम करने के लिए अधिकृत या प्राधिकृत पदाधिकारी वो हो गए एसडीओ। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टर अंडर द एक्ट। ऐसे कलेक्टर का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर सिर्फ कलेक्टर बोलिएगा तो कलेक्टर बोलने से उसका माने होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लेकिन यहाँ 2 तरह के कलेक्टर हो गए, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, कलेक्टर अंडर द एक्ट। इसलिए अगर सिर्फ कलेक्टर बोलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, या तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं तो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। और बाकी जो बोलते हैं कलेक्टर, तो अगर उसमें ही नहीं लिखेंगे कलेक्टर अंडर द एक्ट, ऐसा नहीं कहेंगे तो उसका माने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही हो जाएगा। तो दोनों का या तीनों का कहिए जो पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, एसडीओ लॉ एंड ऑर्डर का, डीसीएलआर रेवेन्यू का, अंचलाधिकारी रेवेन्यू का, उनको कलेक्टर का पावर दे दिया गया। और कैसे मिला? राज्य सरकार को ये अधिकार है,
राज्य सरकार ने उसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकाल करके गजट के द्वारा उनको शक्ति प्रदान कर दिया। तब वो भी कलेक्टर बन गए। वो कलेक्टर बन गए किस काम के लिए? तो अतिक्रमण वाद का निपटारा करने के लिए, अतिक्रमण वाद चलाने के लिए, उसका सुनवाई करने के लिए, उसका निर्णय करने के लिए या अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो जो शक्ति कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को इस कानून के तहत प्राप्त है, वो ये तीनों प्राधिक अधिकारी जो बने, एसडीओ और डीसीएलआर अधिकारी को सेम भी वही तरह का पावर है। एक और पदाधिकारी है जिनको बोलते हैं रेजिडेंट मजिस्ट्रेट, वो बोकारो स्टील सिटी में है। वो रेजिडेंट मजिस्ट्रेट को भी पावर दिया गया है लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में बोकारो स्टील सिटी में। तो उनको भी कलेक्टर अंडर द एक्ट का पावर दिया गया है, वो कर सकते हैं। तो इसमें प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? तो उसमें प्रक्रिया शुरू होती है, उसके लिए धारा 3 है, सेक्शन 3, और 3 में प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अतिक्रमणवाद को प्रारंभ करने का अधिकार सेक्शन 3 में दिया गया है। तो किसको दिया गया? जैसा बताया, कलेक्टर को दिया गया। अगर कलेक्टर के जगह पर एसडीओ है तो एसडीओ मान लिए, डीसीएलआर है तो डीसीएलआर, अंचल अधिकारी तो चारों में से कोई भी। और बोकारो के लिए रेजिडेंट मजिस्ट्रेट जो है, तो बोकारो के लिए एक स्पेशल है स्थिति। तो 5 पदाधिकारी हो गए, तो 5 में से कोई पदाधिकारी धारा 3 के प्रावधान के अंतर्गत वो प्रारंभ कर सकते हैं इंक्रोचमेंट हटाने का बाद, जिसको बोलते हैं लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग, कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। तो कार्यवाही प्रारंभ करने का आधार क्या होगा? कैसे पता चलेगा कलेक्टर को? जिला में बैठे हुए अपने कार्यालय में उनको कैसे पता चलेगा कि कौन पब्लिक लैंड पर कौन व्यक्ति ने क्या इंक्रोचमेंट किया, कब किया, कैसे किया? तो उसके लिए या तो कोई व्यक्ति उनको सूचित करेगा, कोई आवेदन के द्वारा सूचित करेगा, या कोई उनका निम्न नीचे का पदाधिकारी है या कर्मचारी है, वो उनको प्रतिवेदन देगा। वो प्रतिवेदन के आधार पर उसका प्रमाण देगा कि जमीन सरकार का है, यानी कि पब्लिक लैंड है, या स्थानीय निकाय का जमीन है, या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, और इसका क्षेत्रफल इतना है, रकबा इतना है, एरिया इतना है, उसमें से इतना एरिया या समूचा कर लिया। तो अगर मान लिया कि कोई 1 एकड़ का प्लॉट है, उसमें से 1 डिसमिल को इंक्रोच कर लिया, तो ये कैसे माना जाएगा कि 1 डिसमिल किया? तो उसके लिए अमीन का भी चाहिए रिपोर्ट, नापी रिपोर्ट चाहिए। तो अमीन अगर नाप करके रिपोर्ट देता है, और अमीन के अलावा कर्मचारी जो लोकल है वो कर्मचारी प्रतिवेदन देता है, या कोई पुलिस पदाधिकारी प्रतिवेदन देता है, या कोई रेवेन्यू पदाधिकारी, उसके अलावा भी कोई और अन्य रेवेन्यू पदाधिकारी भी प्रतिवेदित करता है कि ये जमीन सार्वजनिक जमीन है, सार्वजनिक भूमि है, और इस जमीन को अमुक व्यक्ति इस प्रकार से अतिक्रमण कर दिया है, कृपया अतिक्रमणवाद चलाया जाए, या इनको अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाए, या उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति या कोई निम्न पदाधिकारी, नीचे स्तर का पदाधिकारी, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या कलेक्टर ऑफ द एक्ट, कलेक्टर अंडर द एक्ट, इसको अगर सूचित करता है, तो एक आधार है धारा 3 में कार्यवाही प्रारंभ करने का। दूसरा एक है किसी भी पब्लिक को, अगर सार्वजनिक भूमि है तो सार्वजनिक भूमि हर पब्लिक को अधिकार है। तो कोई भी पब्लिक का एक सदस्य, एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, या ग्राम पंचायत का सदस्य, या ग्राम पंचायत के मुखिया या सरपंच, वो कोई भी ये आवेदन या प्रतिवेदन या पत्र कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या कलेक्टर ऑफ द एक्ट को लिख करके अनुरोध कर सकते हैं कि ये सार्वजनिक भूमि है, सार्वजनिक उपयोग में आती है, इस पर आम जनता का अधिकार है और उपयोग आ रहा है, अतिक्रमण करने से वो अधिकार का हनन हो रहा है, उपयोगिता बाधित हो रही है, ये सब कुछ प्रतिवेदन में लिख करके देगा। तो उसके आधार पर पता चलेगा कलेक्टर या कलेक्टर अंडर द एक्ट को कि ये लोक भूमि है, और लोक भूमि का अतिक्रमण अमुक व्यक्ति ने किया है। जो वो अतिक्रमण किए हुए व्यक्ति है वो अवैध तरीके से किया है, उसका कोई वाजिब हक नहीं है, उस पर राइट, टाइटल, इंटरेस्ट उसमें नहीं है, अगर ये समझ, तो वो उसका कार्यवाही प्रारंभ करेगा। कार्यवाही प्रारंभ करने के बाद उसको नोटिस देगा, बिना नोटिस दिए आगे कार्रवाई नहीं बढ़ सकती है। उसको नोटिस देगा,
और नोटिस देने के बाद उससे मांगेगा उसका जवाब, उत्तर या कारण परीक्षा, सो कॉज कुछ भी कर सकते हैं कि आपको क्यों नहीं अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाए। उसका फॉर्म बना हुआ है नोटिस का, जो धारा 3 में जाता है। उसके अंतर्गत रूल है, लैंड इंक्रोचमेंट रूल्स में फॉर्म दिया हुआ है सेक्शन 3 के नोटिस का। उसके अनुसार वो करेगा, सो कॉज मांगेगा या जवाब मांगेगा। तो जो व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए है वो व्यक्ति का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो जवाब दे, और जवाब में उसका पूरा अधिकार है कहने का कि सार्वजनिक भूमि नहीं है। उसका ये पूरा अधिकार है कहने का कि मेरी भूमि है। तो अपना टाइटिल, कब्जा, हकीयत और कब्जा दोनों वो अपना उसमें लिख सकता है, लिखित उत्तर में लिख सकता है या सो कॉज में लिख सकता है, अपना दावा ठोक सकता है और कह सकता है कि अतिक्रमण बात चलने योग्य नहीं है। अगर वो ऐसा करता है उसको पूरा अधिकार है, जो चाहे डिफेंस ले सकता है, अपने बचाव में जो भी ले सकता है, रॉन्ग राइट, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर उसका जमीन पर कोई स्वत्व और अधिकार नहीं है और नाजायज ढंग से अतिक्रमण की है तो भी वो कह सकता है कि जमीन मेरा है। अगर कुछ नहीं है, टाइटिल का उसके पास प्रमाण है, तो ये भी कह सकता है कि हम 30 वर्षों से ज़्यादा से इस पर कब्जा में चले आ रहे हैं, तो इसलिए हमको एडवर्स पोजीशन हो गया। तो एडवर्स पोजीशन को बोलते हैं विलोम कब्जा। तो उससे भी आदमी को अधिकार हो जाता है। अगर प्राइवेट ज़मीन पर कोई आदमी का 12 साल से लगातार कब्जा चला रहा है, तो जिसका ज़मीन कब्जा किए हुआ आदमी ना जाए, उस आदमी को 12 साल के अंदर ही केस करने का अधिकार रहता है टाइटिल सूट में इंक्रोचमेंट हटाने का। अगर 12 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा और एडवर्स पोजीशन के कानून के तहत उस व्यक्ति का जो नाजायज ढंग से इंक्रोच किए हुए कब्जा किए उसका हो जाएगा। तो राइट ऑफ एडवर्स पोजीशन 12 साल में प्राइवेट लैंड में होता है, लेकिन सरकारी ज़मीन या लोक भूमि जो है, सार्वजनिक भूमि है, उसमें पहले 60 साल था लिमिटेशन, अब 30 साल हो गया। तो वो भी कह सकता है कि हमारे पास कोई दस्तावेज तो नहीं है टाइटिल का, लेकिन हमको 30 साल से लगातार इस पर हम कब्जा किए, हम मकान बनाए हुए हैं, दुकान बनाए हुए हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, अपना दावा ठोक सकता है। और वो दावा में वो कहेगा कि लगातार हम 30 साल से रहने के कारण अब इस पर मेरा हकीयत हो गया, टाइटिल मेरा हो गया। तो कोई भी उसका जवाब हो, जवाब देने के बाद क्या करेगा, कलेक्टर अंडर द एक्ट या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिसके कार्रवाई प्रारंभ किया, 3 में नोटिस दिया, 4 में उसको जवाब आया धारा 4 में। और धारा 4 में अगर कोई जवाब नहीं आता है तो सीधे धारा 6 में उसको खाली करने का नोटिस मिल जाएगा, और अगर वो नहीं खाली करेगा तो बलपूर्वक उसको खाली करा दिया जाएगा। मकान बना लिया है, दुकान बना लिया है, जो भी कर लिया है तो उसको तोड़ दिया जाएगा और खर्चा भी उसी से वसूल किया जाएगा, इतना पावर दिया हुआ। तो बलपूर्वक यानी कि पुलिस बल के साथ जा करके, मजिस्ट्रेट जा करके उसका तोड़ देगा, अतिक्रमण हटा देगा। लेकिन अगर वो दावा ठोक देता है जमीन पर, एडवर्स पोजीशन का दावा या अपने टाइटिल का दावा, किसी पर का दावा, तो ये सुनवाई होगी, जिसको हियरिंग बोलते हैं। धारा 5 के प्रावधान के अंतर्गत उस कार्रवाई की सुनवाई होगी। सुनवाई का माने दोनों होता है। सुनवाई का मतलब हुआ दोनों पक्ष के द्वारा मौखिक बहस सुनना, वो भी सुनवाई कहलाता है। अंग्रेजी में उसको हियरिंग बोलते हैं। और उसका हियरिंग का माने भी है कि दोनों पक्षों के द्वारा मौखिक साक्ष्य देना या कागजी साक्ष्य देना। तो अगर सरकार की ओर से बात प्रारंभ किया गया है, सरकार के किसी सरकारी पदाधिकारी के आवेदन या प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रारंभ की गई है, तो प्रथम पक्ष सरकार हो गया। और अगर कोई आम जनता का कोई व्यक्ति है और उसने आवेदन दिया, उस पर किया गया, तो भी प्रथम पक्ष सरकार ही होता है कार्रवाई में। और जो अतिक्रमण किए हुए वो विपक्षी होता है, विपरीत पक्ष होता है, विपक्षी। तो इसमें जो आवेदन करता है या जो प्रतिवेदन करता है, उनका उत्तरदायित्व है कि वो पहले गवाही दें, साक्ष्य दें, कागजी या मौखिक, और ये प्रमाणित करें कि ये लोक भूमि है। पहले तो होना चाहिए कि लोक भूमि है। दूसरा, विपक्षी ने इसका अतिक्रमण अवैधानिक तरीके से किया है और अमुक तारीख को किया है, ताकि उससे ही पता चले कि अभी उसको कोई राइट नहीं हुआ है, 30 साल नहीं हुआ है।
तो उसको ये भी साबित करना है कि 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी कि 30 साल के अंदर का इंक्रोचमेंट है। अगर 30 साल से ज़्यादा का इंक्रोचमेंट है तो उसका क्लेम चलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये दिखाना भी जरूरी है कि कितना दिन का इंक्रोचमेंट किए हुए। अगर उसका ऐसा साक्ष्य आ गया तो अब विपक्षी को, जिस पर अतिक्रमण बात चला है, उसको अधिकार है कि वो अपने हकीयत के और कब्जा के प्रमाण में मौखिक साक्ष्य भी दे और कोई कागजी साक्ष्य तो दोनों दे। तो दोनों प्रकार के साक्ष्यों का दोनों पक्षों की ओर से प्राप्त करने के बाद, ग्रहण करने के बाद, बहस सुनने के बाद, तब उसमें निर्णय देगा कलेक्टर अंडर द एक्ट या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो जो निर्णय देगा वो धारा 6 में निर्णय लिखेगा और निर्णय में उसको यही बात लिखना है कि साक्ष्यों से पता चलता है, सुनवाई के उपरांत पता चलता है कि यह लोक भूमि है। कैसे लोक भूमि है वो लिखेगा और इसका जो रिकॉर्ड है, सर्वे खतियान है, उसमें ये लोक भूमि के रूप में अंकित है या किसी अन्य कागजात में ये लोक भूमि है। और अमीन के रिपोर्ट से पता चलता है कि इसका इतना हिस्सा, इतना भाग अतिक्रमण दिनांक इतना को किया गया या कर्मचारी के पर। तो जो भी साक्ष्य आया, जो भी प्रतिवेदन आया, उस सब का उसमें जिक्र करके कलेक्टर ने दिया। और उसके विपरीत विपक्षी का जो एविडेंस आया, साक्ष्य आया, मौखिक या लिखित, जो भी है कागजी साक्ष्य, उसका वो दोनों का जिक्र करेगा, अपने निर्णय में लिखेगा। और लिखने के बाद वो अपना लास्ट में मंतव्य देगा कि हाँ ये पब्लिक भूमि है और इस पर इनका 30 साल के अंदर का कब्जा है, जो नाजायज है, इसको हटाने का आदेश दिया जाता है। हटाने का आदेश में कुछ समय सीमा दिया जाता है। अगर उस समय सीमा पर नहीं हटाया तो उनको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा, उनसे खर्चा भी वसूल किया जाएगा। तो ये तो हो गया धारा 6 की बात हो गई। अब एक नया कानून बना दिया गया, बाद में अमेंड कर दिया गया, इसमें मरम्मत भी होते रहा एक्ट में। वो धारा 6 में एक धारा जोड़ दिया गया, धारा 6A। वो दिया गया कि अगर बाद में पता चले दोनों में से किसी पक्ष को कि ये लड़ने योग्य नहीं है, इसमें लड़ना निरर्थक होगा, तो आपस में मेल मिलाप कर लिया जाए, जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं या कंप्रोमाइज बोलते हैं या समझौता या संधि कहते हैं। और मेल मिलाप, तो उसमें मेल मिलाप करने का प्रावधान है। मेल मिलाप में कुछ भी हो सकता है। जो विपक्षी है वो सीधे मेल मिलाप अगर होता है तो कहता है कि हम अतिक्रमण स्वेच्छा से इतना दिन के अंदर हटा देंगे या हम हटा दिए, हम केस लड़ना नहीं चाहते। मेल मिलाप से भी हो सकता है कि ये लोक भूमि पहले थी लेकिन अब लोक भूमि नहीं है, चूंकि इनका विपक्षी का कब्जा 30 साल से ज़्यादा से आ रहा है, इसलिए अब इस बात की कार्रवाई को समाप्त किया जाए, अब हम अपना दावा वापस लेते हैं। ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 5 डिसमिल जो कब्जा किए हुए हैं उसमें से 1 डिसमिल कब्जा ये अगर छोड़ देंगे तो बाकी भूमि की उपयोगिता बनी रहेगी। तो कंप्रोमाइज से ही भी हो सकता है कि 1 डिसमिल का कब्जा छोड़ दिया विपक्षी ने, बाकी 4 डिसमिल पर इनका कब्जा रहेगा। तो कंप्रोमाइज से कुछ भी हो सकता है। उसमें फिर प्रावधान बनाया गया कॉस्ट का, यानी खर्चा लेने का, धारा 7 में। तो अगर कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई करना पड़ता है, उसमें खर्चा आता है, तो वो भी कलेक्टर जो है वसूल करेगा उसी व्यक्ति से जो इंक्रोचमेंट किए हुए। उसका धारा 8 कहता है कि ये जो प्रोसीडिंग होगा वो संक्षिप्त प्रोसीडिंग होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं समरी प्रोसीडिंग। ये टाइटल सूट के तरह नहीं चलेगा, लेकिन अगर टाइटल का पॉइंट रेज किया गया है तो उसको प्रामा फेसी सरसरी तौर पर उसको भी देखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर वो समझेगा कलेक्टर की इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ टाइटल है, तब वो प्रोसीडिंग को समाप्त कर देगा और कलेक्टर आदेश देगा प्रथम पक्ष को कि आप सक्षम सिविल कोर्ट में, न्यायालय में जाइए, सिविल कोर्ट में केस फाइल कीजिए, तब सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा। तो इसमें जो सबूत करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसको कहते हैं, किसके ऊपर भार है, तो जो प्रथम पक्ष है उसके ऊपर भार है कि वो साबित करे कि पब्लिक लैंड है और 30 साल के अंदर का इंक्रोचमेंट है। 2 तरह का भार उसके ऊपर है। अगर पब्लिक लैंड नहीं साबित कर पाता है तो उसका प्रोसीडिंग समाप्त हो जाएगा। अगर पब्लिक लैंड साबित कर देता है और ये नहीं कहता है कि 30 साल के अंदर का इंक्रोचमेंट है और विपक्षी कहता है कि हमारा 30 साल से ज़्यादा सा इन कब्जा चला रहा है, तो भी उसका केस खराब हो जाएगा। तो अपना जो उसका भार है
बारदैन जिसको बोलते हैं, सबूत करने का बारदैन जो उसके ऊपर है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ अंग्रेजी में बोलते हैं, एविडेंस एक्ट के मुताबिक, उसको अगर वो नहीं निर्वहन करता है, अपने भार का निर्वहन नहीं करता है, तो मुकदमा फेल कर जाएगा। अब दूसरा क्या है, कलेक्टर को क्या क्या पावर है। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या कलेक्टर अंडर द एक्ट जब कार्रवाई करेगा, तो जैसे कि सिविल कोर्ट में केस होता है उसी तरह से सिविल प्रोसीडिंग माना जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है। तो सिविल प्रोसीडिंग के रूप में उसको गवाही लेने का अधिकार है, तो किसी गवाह को बुलाने का, सम्मन करने का भी अधिकार है। किसी के पास कोई कागजी प्रमाण है तो उसको सम्मन दे करके कागजी प्रमाण मंगाने का भी प्रमाण है। तो सिविल कोर्ट को जो जो पावर है वो सब पावर कलेक्टर या कलेक्टर अंडर द एक्ट को दिया गया है, और वो कार्रवाई का जो प्रक्रिया होगा वो उसके हिसाब से वो चला सकता है। और सिविल कोर्ट जैसे गवाही लेता है और साक्ष्य कागजी हो तो उसको मांगता है, कागजी साक्ष्य किसी व्यक्ति को सम्मन भेज के कि आप अपना ये कागज अमुक अमुक कागज आप दाखिल कीजिए, वो भी पावर इसको दिया गया है कलेक्टर को या कलेक्टर को दिया। अब रहा कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऑर्डर हो गया, अतिक्रमण हटाने का आदेश कलेक्टर ने पास कर दिया, तो विपक्षी को क्या रेमेडी है, विपक्षी क्या करेगा, तो उसको अपील करने का अधिकार दिया गया है। धारा 11 में अपील का प्रावधान बनाया गया है। अगर अतिक्रमण बाद खारिज हो गया किसी भी ग्राउंड पर, तो सरकार को भी अधिकार है कि अपील में जाए, तो धारा 11 के अंतर्गत अपील होगा। तब अपील कौन सुनेगा, कहाँ अपील होगा, ये जानना जरूरी है। तो अगर कलेक्टर अंडर द एक्ट यानी कि अंचल अधिकारी, DCLR या SDO का आदेश है अतिक्रमण हटाने का, तो उसका अपील कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के पास होगा। अगर अतिक्रमण हटाने का आदेश कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का है, तो उसका अपील कमिश्नर ऑफ द डिवीजन का होगा, जो डिवीजनल कमिश्नर है उनके यहाँ होगा। ये हो गया। दूसरा एक पावर और दिया गया है रिव्यू का। रिव्यू का मतलब पुनर्विचार करने का। अगर मान लीजिए कलेक्टर अंडर द एक्ट या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ने कोई आदेश पारित किया, प्रथम पक्ष यानी सरकार के पक्ष में या विपक्षी के पक्ष में, तो जिसके पक्ष में आदेश हो गया वो तो खुश हो गया, और जिसके विपरीत आदेश हो गया, तो अगर उस आदेश से वह संतुष्ट है, असंतुष्ट है, तो वो अपील जा सकता है। और अपील अगर नहीं गया है तो रिव्यू करने का, पुनर्विचार करने का वो आवेदन दे सकता है, तो वो पावर है और रिव्यू कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि कार्रवाई चल रही है, रिव्यू की कार्रवाई चल रही है या सुनवाई अभी हो रहा है, अपील पेंडिंग है, तो रिमूवल की कार्रवाई, हटाने का जो आदेश हुआ है उसको तत्कालीन रोक लगाने का भी अधिकार दिया गया, यानी कि स्टे ऑफ द एक्सक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। रिमूवल यानी अतिक्रमण हटाने का जो आदेश पारित हो गया, तो उस आदेश का स्थगन करने का भी अधिकार रिव्यू में भी दिया गया है, या अगर उसके अपील में मैटर है पेंडिंग, तो अपीलेट कोर्ट को भी दिया हुआ है, स्टे करने का पावर दिया गया है। और मुकदमा का खर्चा जो है उसको भी देने का अधिकार दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट जो है ये स्पेशल एक्ट है। इस स्पेशल एक्ट में स्पेशल जुडिक्शन क्रिएट हुआ है। कलेक्टर का तो ओरिजिनल जुडिक्शन है एक्ट के हिसाब से, बाकी जो ऑथराइज ऑफिसर हैं उनका जुडिक्शन क्रिएट किया गया, स्पेशल जुडिक्शन क्रिएट किया गया। तो ऐसी स्थिति में इनका जो आदेश होगा, कलेक्टर अंडर द एक्ट या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का कोई आदेश अगर हो गया लैंड इंक्रोचमेंट हटाने का या लैंड इंक्रोचमेंट प्रोसीडिंग को डिसमिस करने का, किसी भी तरह का अगर आदेश हो गया, तो उस आदेश को हम सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन पर रोक लगा दिया गया। ऐसे सिविल कोर्ट में हर तरह का जमीन से संबंधित वाद विवाद का निपटारा करने का अधिकार है, जिसको बोलते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर। तो बहुत से पदाधिकारी है जो रेवेन्यू पदाधिकारी हैं जिनका आदेश को सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। डिक्लेरेटरी सूट में डिक्लेयर कर दिया जाए कि अंचलाधिकारी का ये आदेश गलत है, DCLR का ये आदेश गलत है। बहुत सा ऐसा मैटर है जिसमें कि किया जा सकता है। लेकिन इस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि किसी भी पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश
जो लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के प्रावधान के तहत पारित किया गया है, उसके अगेंस्ट में कोई सिविल का मुकदमा, टाइटल सूट सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए खर्चा सरकार को डिमोलिशन करने में हुआ, तोड़ने में, हटाने में जो खर्चा हुआ या कॉस्ट मुकदमा में लगा, तो वसूली कैसे होगा उसका? तो उसको पब्लिक डिमांड के तरह वसूली होगा। उसके लिए एक अलग कानून है, उसको बोलते हैं पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, और उस एक्ट के अंदर पब्लिक डिमांड का डिफिनेशन दिया हुआ है। उसके डिफिनेशन के मुताबिक, यानी परिभाषा जो दिया हुआ है, वैसा रुपया जो सरकार को दे वो पब्लिक डिमांड के कैटेगरी में आता है। तो उसको सर्टिफिकेट केस के जरिए बहाल वसूल किया जाता है। तो सर्टिफिकेट मुकदमा हो जाएगा। पहले लैंड इंक्रोचमेंट मुकदमा में जो कॉस्ट आया उसका आदेश होगा और डायरेक्शन होगा कि कॉस्ट जमा कीजिए। अगर वो जमा नहीं किया तो पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट में जो मजिस्ट्रेट होते हैं सब डिवीजन लेवल पर, उनको सर्टिफिकेट ऑफिसर बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट ऑफिसर सर्टिफिकेट केस दायर करके और नोटिस दे करके, और उस जो व्यक्ति को रुपया देना है उसका जमीन जायदाद, चल और अचल संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके वसूल कर सकते हैं। ये पावर दिया गया है उस एक्ट के तहत। दूसरा एक पावर और भी दिया गया कि जो पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एसडीओ, कलेक्टर, जो भी इस कानून के तहत काम कर रहे हैं और आदेश पारित कर रहे हैं, और मान लीजिए उनसे कोई भूल चूक हो गया, कोई गलती हो गई या कोई गलत ऑर्डर पारित उन्होंने कर दिया, तो उसका रेमेडी या तो रिव्यू होगा या अपील होगा। अगर अपील भी खत्म हो गया तो उसके बाद हाई कोर्ट में रिट फाइल होगा। सिविल कोर्ट में तो जा नहीं सकते। तो ये सब प्रावधान बनाया हुआ है, लेकिन वैसे पदाधिकारी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा कि आपने गलत ऑर्डर पारित किया है, आपने जानबूझ करके ऐसा किया, उससे हमको ये नुकसान हुआ है और आप इस धारा में आप लायबल हैं। क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज उनके ऊपर नहीं बना, उससे उनको बचाया गया है, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी। और सरकार को ये अधिकार दिया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत कैसे कार्रवाई होगी, सुनवाई कैसे होगी, नोटिस कैसे जाएगा, नोटिस का फॉर्म क्या रहेगा, तोड़ने की प्रक्रिया कैसे होगी, उसका नोटिस कैसा होगा, ये सब रूल्स में लिखा हुआ है। और रूल्स के साथ लिखा हुआ है कि इसका फॉर्म कैसा होगा। सेक्शन 3 के नोटिस का फॉर्म में क्या क्या रहेगा, 6 के फॉर्म में क्या रहेगा, उसी के अनुसार नोटिस दिया जाता है। अब ये सेक्शन 20 है और अंतिम सेक्शन है सेक्शन 21, यानी कि इस एक्ट में टोटल 21 सेक्शन ही है, और लास्ट सेक्शन जो है वो रिपील एंड सेविंग क्लाउज होता है। यानी कि जो पहला बता चुके हैं, पहला कानून बना 1950 का, उसको समाप्त कर दिया गया। इसलिए समाप्त कर दिया गया कि कुछ केस 1950 के कानून के तहत चल रहे थे, अब नया कानून आ गया तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए ये धारा का निर्माण किया गया नया एक्ट में कि जो पुराना केस इस कानून के आने के पहले पुराने एक्ट में चल रहा था, यानी कि 56 को जब ये कानून आया 1/11/1956 को, उसके पहले 50 वाला कानून के तहत कोई मुकदमा चल रहा था, तो उसकी प्रक्रिया उसी पुराने कानून के मुताबिक चलेगी और यह मानकर चलेगी कि वो पुराना कानून खत्म नहीं हुआ। जबकि पुराना कानून खत्म हो गया 56 में, 1/1/56 को खत्म हो गया, लेकिन वो पुराने कार्यवाही को बचाने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए ये प्रावधान बनाया गया। तो इस प्रकार सरसरी तौर पर हम लोग आज पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट के बारे में चर्चा किए हैं, और इसके बारे में कई बार बहुत से श्रोताओं का प्रश्न आता था, तो छोटा छोटा प्रश्न आता था, उसका उत्तर देते थे। उसमें मुख्य रूप से प्रश्न यही रहता था कि प्राइवेट लैंड का होगा कि नहीं, अगर प्राइवेट लैंड का इंक्रोचमेंट है तो क्या होगा। तो सब लोग जान चुके हैं कि प्राइवेट लैंड का इंक्रोचमेंट होगा तो उसका एक ही रेमेडी है कि सिविल कोर्ट में हम टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं, और टाइटल सूट में इंक्रोचमेंट हटाने का हम आदेश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक लैंड अगर है तो पब्लिक लैंड के लिए टाइटल सूट भी हो सकता है, लेकिन टाइटल सूट की लंबी प्रक्रिया में क्यों जाएंगे। अब पब्लिक लैंड है तो आम पब्लिक का एक आदमी क्यों खर्चा करेगा, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पब्लिक की ओर से भी केस हो सकता है। उसके लिए सीपीसी में प्रावधान है, पब्लिक लैंड के लिए भी प्रावधान है।
लेकिन अगर वो गवर्नमेंट लैंड है तो गवर्नमेंट लैंड है तो उसमें कोई पब्लिक सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती है। गवर्नमेंट लैंड है तो सिर्फ गवर्नमेंट को अधिकार है। तो गवर्नमेंट लैंड है तो गवर्नमेंट को अधिकार है, तो गवर्नमेंट भी सिविल सूट में जा सकती है या गवर्नमेंट लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में कार्रवाई कर सकती है। तो गवर्नमेंट सिविल सूट में क्यों लंबी प्रक्रिया में जाएगी? अगर गवर्नमेंट का लैंड है तो जनरली गवर्नमेंट की ओर से पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत ही कार्रवाई किया जाती है, क्योंकि समरी प्रोसीडिंग है, जल्दी इसका निराकरण हो। हाँ, कभी कभी कानूनी बाध्यता है, ऐसा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि अगर विपक्षी का ऐसा जवाब आया जिसमें उसने कहा कि मेरा हकीयत इस पर है, टाइटिल है, मेरा कब्जा है और ये प्रोसीडिंग वार्ड बाई लिमिटेशन है, तो उसका हकीयत और कब्जा का भी प्रमाण दिखता है प्रमा फेसी, प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर खुद ही डिसाइड कर सकता है कि इस संक्षिप्त कार्यवाही में इसका निराकरण नहीं हो सकता और हमको टाइटिल डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। ऐसी सूरत में सरकार को आदेश दिया जाता है कि सरकार स्वतः निर्धारण हेतु और इंक्रोचमेंट हटाने हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करे। देखिए, इसमें कलेक्टर जो है सरकार का नौकर है, इम्प्लाई है, लेकिन एक्ट के तहत जब कलेक्टर काम करता है, या तो कलेक्टर अंडर द एक्ट या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोई भी, तो वो एक न्यायालय के रूप में है। उसको क्वैसी सिविल अथॉरिटी, क्वैसी सिविल जुडिक्शन कहते हैं। तो वो न्यायालय के रूप में काम कर रहा है और वो रेवेन्यू कोर्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वो भी एक लिमिटेड कोर्ट के रूप में आता है। अब कोर्ट के सामने सरकार और प्राइवेट पार्टी में कोई अंतर नहीं, एक पक्ष सरकार है और एक पक्ष प्राइवेट पार्टी है, तो उसके कोर्ट के लिए दोनों बराबर है। तो वो जज के रूप में काम कर रहा है। तो जज का काम है जज करना, माने जांच करना, न्याय करना। तो वो ये नहीं कहेगा कलेक्टर कि हम चूंकि बिहार सरकार के खुद मुलाजिम हैं, बिहार सरकार हमको मुशावरा देती है, इसलिए हम फैसला बिहार सरकार के पक्ष में करें। अगर ऐसा सोच से कलेक्टर काम करेगा और अपने आदेश में कहीं कुछ इस तरह का बात लिखता है जिससे ही झलकता हो कि सरकार को फेवर किया है कलेक्टर ने और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो कलेक्टर का आदेश ऊपर के न्यायालय में जाने पर निरस्त हो जाएगा। तो ये कलेक्टर को निरपेक्ष भाव से जज के रूप में दोनों को एक पलड़ा पर रखकर, सरकार और प्राइवेट पार्टी जो आम पब्लिक है, और आम पब्लिक में से ही एक आदमी जो विपक्षी बन गया, वही पब्लिक का ही एक मेंबर है, लेकिन चूंकि उसने अतिक्रमण किया, नाजायज काम किया, तो विपक्षी बन गया। तो विपक्षी का पलड़ा और सरकार का पलड़ा न्यायालय में दोनों बराबर है, कोई भारी नहीं है, और दोनों को समान रूप से न्यायालय देखता है और देखेगा और निर्णय करेगा। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण से संबंधित है। हम लोग संक्षेप में सभी बातों का जिक्र कर चुके हैं कि सार्वजनिक भूमि किसे कहते हैं और किसको अधिकार है प्रोसीडिंग करने का और उसकी प्रक्रिया क्या है, विपक्षी को क्या अधिकार है, सारी बातों का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। प्राइवेट लैंड का इस एक्ट के तहत सुनवाई नहीं हो सकता है, ये सिर्फ पब्लिक लैंड का ही हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम यही कंक्लूड करते हैं, और बाकी अगर कोई इस पर सवाल आएगा आप लोग का, तो और भी कुछ सवाल यूट्यूब पर और आपके व्हाट्सएप पर जमा हो गए हैं। तो अगला लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।